जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ के भी इल्ज़ामात हैं। आपकी वालदा से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ हमने देखी हैं। मेरी ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब से बात हुई, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि जब सरकार टूटी उस वक्त में तो हमने ये कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी को कि आप बीजेपी के साथ अलाइंस ना करें। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि मैं कांग्रेस की जमात में था, मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की। सब लोगों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप इस अलाइंस के साथ बिल्कुल भी जो है वो सरकार ना बनाए, क्योंकि इनका एजेंडा है 370 हटाना, इनका एजेंडा है राम मंदिर, इनका एजेंडा है ट्रिपल तलाक, और ये पहले से लिखा हुआ था, 90s से उनके चैप्टर्स में था। जब इतना सब महबूबा जी को मालूम था तो उसके बाद भी अलाइंस न जाने क्यों। कश्मीर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आई है, वहाँ के जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं, अलगाववाद ख़त्म हुआ है। आप मुझे हाई ब्लड प्रेशर देना चाहते हैं? अलगाववाद ख़त्म हुआ है, आतंकवाद ख़त्म हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि टेररिज्म का सफाया हुआ है धारा 370 के बाद। 370 से पहले 2008 में 7 में हम क्या चाहते हैं, आज़ादी के नारे लगते थे, पाकिस्तान का तिरंगा झंडा होता था लाल चौक में, आज इंडिया का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। एज ए इल्तिजा मुफ्ती मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये मोदी गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है? पीडीपी पे एक एक्यूजेशन लगाई है कि हम एंटी हिंदू हैं, एंटी वी आर नॉट सेक्युलर, एक कम्युनल जमात है। इसलिए जब 2014 में जम्मू ने ओवरवेलमिंग इल्ज़ाम किसने लगाए आप पे, एंटी हिंदू, एंटी जो सेक्युलर आपने बात की, किसने इल्ज़ाम लगाया? देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, खासतौर से लोग करते हैं ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, कौन लोग करते हैं? कम्युनल जो एक्चुअली होते हैं, जो खुद कम्युनल होते हैं, वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जो पीडीपी है एज अ जमात वो एंटी हिंदू है, एंटी सेक्युलर है, कम्युनल है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, सुना होगा आपने। क्या ये वही स्टेटमेंट्स तो नहीं जिनकी वजह से लोग ऐसा सोचते? ना बम से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। बहुत अच्छा उनका एक स्लोगन भी था, क्योंकि हमेशा डायलॉग से ही बात बनती है। लेकिन महबूबा जी को अक्सर हमने देखा कि उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट्स दिए कि पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, हमें पाकिस्तान से डायलॉग करना है। इस बात पे मरकजी सरकार के लोग बड़े चिढ़ जाते हैं कि क्यों पाकिस्तान से बात करना है, जो टेररिज्म फैला रहा है, जो हमारे बच्चों को टेररिस्ट बना रहा है, जो हमारे देश के अंदर लगातार खून खराबा कर रहा है, हम उस देश से क्यों बात करें? व्हाई वी शुड टॉक टू पाकिस्तान? तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए? फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी या मुफ्ती साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान में क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल लोग थे, इस तबके को फॉरेस्ट राइट एक्ट का अधिकार नहीं मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिला, इन लोगों को दबा के रखा है इन सरकारों ने। जब हमने 370 धारा को यहाँ से हटाया तो हमने यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया, हमने यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया, तो वो ये मानते हैं कि एक डेवलपमेंट हुई है, एक ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिनॉरिटी हैं उनको अधिकार मिला है, गोरखा समाज हो या बाकी वंचित समाज हो, इन लोगों को। क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकारों ने दबा के रखा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इल्तिजा मुफ्ती जी हैं। आज कई सारे अहम तरीन सवालात होंगे, जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले से बातचीत होगी और मरकजी सरकार की जानिब से जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए फैसले लिए गए हैं उन तमाम पे भी बातचीत हो गया। हालांकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं और एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों की डिमांड है, और जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी ये डिमांड कर रही हैं कि इलेक्शंस होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर शायद इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी बदनसीब रियासत है जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया, और इस बदनसीब रियासत में अभी तक भी जो है वो इलेक्शंस नहीं करवाए गए हैं। बहरहाल हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती जी हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएंगे क्या सब ठीक ठाक चल रहा है? आपको लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है? और मैं थक चुकी हूँ। मुझे लगता है मीडिया वाले थके नहीं है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि 4 साल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। आप खुद देख रहे हैं क्या हालात, सूरत हालात हैं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे हर एक रिक्रूटमेंट स्कीम जो चलती आ रही है 2019 में, उसमें इतनी धांधली हुई है कि वो एग्ज़ाम्स, इतने सारे बच्चे हैं जिनने 3-4 बार एक ही एग्ज़ाम दे दे के वो एग्ज़ाम इतनी आसानी से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रैप कर देती है। एपटेक ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आप दे रहे हैं, वो भी आपने डिसीजन जो अब लिया है, तो यहाँ किसके वेलफेयर के लिए कोई डिसीजन लिया गया है 2019 में? वो हमारे मतलब मार्जिनलाइज सेक्शंस हों, जो बैकवर्ड सोसाइटी से हो, यूथ हो, लेडीज हो, किसके मुस्तकबिल के लिए यहाँ प्रो वेलफेयर डिसीजंस लिए गए हैं? इल्तिजा जी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि 80% लोग जो हैं
वो एग्री हैं टैक्स देने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और 20% एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ये प्रोपोगंडा बना रहा है, जो अपनी पॉलिटिक्स और अपने बेनिफिट के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? प्रॉपर्टी टैक्स का आप कह रहे हैं, देखिए 2019 से जब से एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370, हमारी इकोनॉमी ने कितना सफ़र किया। इकोनॉमी ने, प्राइवेट सेक्टर ने तो सफ़र किया ही है, और ऊपर से आप देख लीजिए कि बेरोज़गारी यहाँ कितनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ गई है पूरी कंट्री में और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यही लोग जो पिस रहे हैं, जिनके लिए अब नॉर्मल चीज़ें अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया है, खाना, नॉर्मल बेसिक थिंग्स इन लाइफ हैव बिकम सो एक्सपेंसिव, आप चाहते हैं वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स दें? ऊपर से फिर आप उन्हीं लोगों के घर पे जेसीबी भी चला रहे हैं। जम्मू में हमने खुद देखा, मलिक मार्केट, कितने सारे एरियाज में, मैं अभी भी राजौरी पुंछ से आई हूँ, वहां पे जो जंगलात में ट्राइबल्स हैं उनको एविक्ट किया जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक तो आप लोगों को इकोनॉमिकली पीस रहे हैं, दबा रहे हैं, उसके ऊपर से आप चाहते हैं वही लोग टैक्स दें। हम अभी जम्मू में बैठे हैं, जम्मू में कहते हैं 3 टोल टैक्सेस पॉइंट्स लगा दिए गए हैं विच इज अगेंस्ट द रूल्स। तो जम्मू के लोगों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं और बाहर जाना पड़ता है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइडर्स को दिए जा रहे हैं। आप यहाँ रिलायंस के इतने स्टोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो लोकल शॉप्स हैं, किराना वाला जिनको कहते हैं, उनका बिजनेस भी ठप हो रहा है। तो यहाँ किसके मुस्तकबिल के लिए आप डिसीजंस ले रहे हैं? और इतना फिर कहना कि वो लोग आईफोन लाते हैं, ये लाते हैं, दिस इज वेरी पेटी। ये सरकार का एक दावा है। हालांकि जब भी हमारी बात होती है मरकजी सरकार के ओहदेदारों से, इवन कि हमारे यूनियन मिनिस्टर्स के साथ भी इंटरव्यूज़ हुए, वो कहते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी या मुफ्ती साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान में क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल लोग थे, इस तबके को फॉरेस्ट राइट एक्ट का अधिकार नहीं मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिला। इन लोगों को दबा के रखा है इन सरकारों ने। जब हमने 370 धारा को यहाँ से हटाया तो हमने यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया, हमने यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। तो वो ये मानते हैं कि एक डेवलपमेंट हुई है, एक ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिनॉरिटी हैं उनको अधिकार मिला है, गोरखा समाज हो या बाकी वंचित समाज हो, इन लोगों को। क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकारों ने दबा के रखा है? आप, जब मैं उनके प्रोपेगेंडा का झूठ सुनती हूँ ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ता है, लेकिन ये सुन के ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता है कि मैं आपके सवाल को मिडवे ही कहती हूँ कि बस मेरे से और झूठ अब नहीं सुना जाएगा। देखिए, जस्ट बिकॉज समवन इज ए यूनियन मिनिस्टर डजंट मीन उनको लाइसेंस नहीं मिलता कि वो सारे आम इतना झूठ बोले। आपने फॉरेस्ट एक्ट की बात की, मैं आपको मिसाल दूंगी। जब पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो पीडीपी की पूरी कोशिश थी कि ये एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट तब पास हो, तब इनने पास होने नहीं दिया, अब होने दिया है, उसमें भी इनकी अपनी पॉलिटिक्स है। रहा ट्रांसपेरेंसी का सवाल, अगर वही यूनियन मिनिस्टर हमें बताए कि क्या ट्रांसपेरेंसी आई है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आई है कि आप एक भी रिक्रूटमेंट स्कीम अकाउंटेबल वे में नहीं कर पाते, आप एग्जाम तक कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी करप्शन यहाँ चल रही है। और मैं माइक पे, कैमरा पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत अफवाहें चलती हैं। मैंने सुना है कि एक यूनियन मिनिस्टर है दिल्ली में जिनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट है इस एप्टेक्स स्कैम में, और कोई यहाँ बहुत पावरफुल सिविल सर्वेंट थे जिनका 2 साल पहले ट्रांसफर हुआ। तो धांधली इज हैपनिंग एट द टॉप। तो आप कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? जब इनकी सरकार थी पीडीपी बीजेपी की, तब आप फॉरेस्ट एक्ट पास नहीं करना चाहते थे। तो आप तो दिन में, ब्रॉड डे लाइट में आप इतना झूठ बोलते हैं। इल्तिजा मुफ्ती जी का एक बड़ा ज़बरदस्त कमबैक हुआ है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। एक लंबे अरसे से काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं। आज से पहले इल्तिजा मुफ्ती जी कहीं दिखी नहीं, एक बड़ा कमबैक हमने देखा है कि वापसी इनकी हुई है। हम क्या समझेंगे कि जो ये कमबैक हुआ है ये किस अंदाज में हुआ है और किस चीज़ के लिए हुआ है? देखिए, मैं तो यहाँ रहने के लिए थी नहीं पॉलिटिकली कि अब मेरा कमबैक हो। मैं महबूबा जी के साथ राजौरी पुंछ गई क्योंकि मैंने इस इलाके के बारे में बहुत सुना कि बहुत खूबसूरत है, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी। बाय नेचर आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन, मुझे नई जगहें, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। और वहाँ जाके मुझे अपने मुफ्ती साहब जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मुझे उनसे थोड़ा करीब लगा। अभी अभी आपने जो बात की, जैसे यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि पीडीपी ने क्या किया। जब मैं राजौरी पुंछ में थी, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, वहाँ कितने लोग मेरे पास आए और बोले कि मुफ्ती साहब का हाथ जब तक हमारे सर पे था, हम यहाँ खुशहाली थी। यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी शहादरा शरीफ में उनने कितनी जगहें, गेस्ट हाउस बनाए, एजुकेशन, रोड्स वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। लेकिन इल्तिजा मतलब क्या है? मतलब अभी हम जो जम्मू कश्मीर जिस दर्द से गुजर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि फोकस मेरे पे रहे। आई थिंक इट शुड बी अबाउट द पीपल।
जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ के भी इल्ज़ामात हैं, आपकी वालदा से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ हमने देखी हैं। मेरी ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब से बात हुई, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि जब सरकार टूटी उस वक्त में तो हमने ये कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी को कि आप बीजेपी के साथ अलाइंस ना करें। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि मैं कांग्रेस की जमात में था, मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की। सब लोगों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप इस अलाइंस के साथ बिल्कुल भी जो है वो सरकार ना बनाए, क्योंकि इनका एजेंडा है 370 हटाना, इनका एजेंडा है राम मंदिर, इनका एजेंडा है ट्रिपल तलाक, और ये पहले से लिखा हुआ था, 90s से उनके चैप्टर्स में था। जब इतना सब महबूबा जी को मालूम था तो उसके बाद भी अलाइंस न जाने क्यों, ना जाने क्यों, मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत सारे इंटरव्यूज में मेरे से पूछा जाता है कि पीडीपी बीजेपी के साथ क्यों गई, और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो फिर वेल बिगन इज हाफ डन। मुफ्ती साहब और महबूबा जी की नीयत ये नहीं थी कि उनको इक्तिदा मिले, क्योंकि अगर इक्तिदा पावर की ही बात होती तो जैसे आपने कहा वो आजाद साहब कांग्रेस के साथ एनसी के साथ भी जा सकती थी। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरू से पीडीपी पे एक एक्यूजेशन लगाई है कि हम एंटी हिंदू हैं, वी आर नॉट सेक्युलर, एक कम्युनल जमात है। इसलिए जब 2014 में जम्मू ने ओवरवेलमिंग इल्जाम किसने लगाए आप पे, एंटी हिंदू, एंटी जो सेक्युलर आपने बात की, किसने इल्जाम लगाया? देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, खासतौर से लोग करते हैं, सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन लोग करते हैं? कम्युनल जो एक्चुअली होते हैं, जो खुद कम्युनल होते हैं, वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जो पीडीपी है एज अ जमात वो एंटी हिंदू है, एंटी सेक्युलर है, कम्युनल है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, सुना होगा आपने। क्या ये वही स्टेटमेंट्स तो नहीं जिनकी वजह से लोग ऐसा सोचते हैं? देखिए, अभी हम एक सवाल का मैं जवाब देती हूँ एंड देन वील कम बैक टू दिस। कोई जल्दी नहीं है। आपने बात की कि पीडीपी बीजेपी के साथ क्यों गई। इनका मकसद ये था कि जब बीजेपी ने ओवरवेलमिंगली जम्मू में इनको बीजेपी का मैंडेट दिया गया तो दे डिडंट वांट टू अपीयर कम्युनल, दे वांटेड टू टेक द पीपल ऑफ जम्मू अलोंग, क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत इंक्लूसिव थे। वो चाहते थे कि जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग एक साथ मिलके अपनी जैसे, और उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया, उनका बहुत अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा, क्योंकि वाजपेयी जी भी बीजेपी के थे। एंड डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बीजेपी, उनका स्टैंड आप देखिए, उनने हुर्रियत से बात की, सबके साथ डायलॉग किया। वो कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर कैन बी रिजॉल्व ओनली विद इन द एम्बिट ऑफ इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत। तो वो भी तो बीजेपी के थे। आपके एजेंडा में कुछ लिखा हो, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग लीडर थे। तो मुफ्ती साहब का एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, तो उनको लगा कि मोदी जी इतने बड़े मैंडेट के साथ आए, शायद ये जो गवर्नमेंट है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, उससे उनके हाथ बन जाएंगे, वो मॉडरेट हो जाएंगे, वो समझ पाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द, एंड द ओनली वे टू रिजॉल्व इट इज बाय इन्वॉल्विंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये उनका मकसद था। दूसरा, आपने महबूबा जी के स्टेटमेंट्स के बारे में बात की। देखिए, मैं महबूबा जी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आपके घर में कौन क्या कहता है, आप उनके स्पोक्स पर्सन नहीं बनते। और ज्यादातर सियासतदान बहुत इमोशनल बयान देते हैं। महबूबा जी, एज यू नो, शी इज अ वेरी इमोशनल पॉलिटिशियन। प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा वो बहुत इमोशनल है, तो वो क्या कहती हैं वो उनके मुंह से निकलता है। मैं वो बात आपकी ठीक है, हम उनका सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। ना बम से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। बहुत अच्छा उनका एक स्लोगन भी था, क्योंकि हमेशा डायलॉग से ही बात बनती है। लेकिन महबूबा जी को अक्सर हमने देखा कि उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट्स दिए कि पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, हमें पाकिस्तान से डायलॉग करना है। इस बात पे मरकजी सरकार के लोग बड़े चिढ़ जाते हैं कि क्यों पाकिस्तान से बात करना है, जो टेररिज्म फैला रहा है, जो हमारे बच्चों को टेररिस्ट बना रहा है, जो हमारे देश के अंदर लगातार खून खराबा कर रहे हैं, हम उस देश से क्यों बात करें? व्हाई वी शुड टॉक टू पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए? देखिए, मेरा कश्मीर को मेरा 1 साल से पासपोर्ट रोका हुआ है, लेकिन मेरा पासपोर्ट कौन से मुल्क का है? वो ब्लू कलर इंडियन है या पाकिस्तानी, आप मुझे बता दें पहले। ऑब्वियसली इंडियन। तो मैं उनकी स्पोक्स पर्सन हूँ क्या? यहाँ पे इतने मुद्दे हैं हमारे पास, आपके और मेरे बीच में बात करने के लिए। करप्शन, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, डोमिसाइल, जॉब्स, प्रॉपर्टी, सारा आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। दैट फॉर मी इज द प्रायोरिटी। अगर मैं इंटरव्यू में बात भी करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरे चैनल वाले भी आके डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान। अरे, am I a पाकिस्तानी?
आई एम एन इंडियन, आप मुझे यहाँ का पूछिए, यहाँ के बारे में बात करिए। यहाँ के मुद्दे कम है क्या? लोकल मुद्दे कम है? देखिए कितनी करप्शन है, हमारे यंगस्टर्स के साथ धोखे पे धोखा हो रहा है, उनके पेट पे लात पड़ रही है लिटरली। आप जेसीबीज चला रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, ये मुद्दे कम है क्या कि जो मैं कोई और मुल्क जहां मैं कभी गई नहीं हूं, मैं वहां की स्पोक्स पर्सन हूं क्या? बिल्कुल बेहतरीन चीज़ की। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कश्मीर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आई है, वहाँ के जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं, अलगाववाद खत्म हुआ है। आप मुझे हाई ब्लड प्रेशर देना चाहते हैं? अलगाववाद खत्म हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि टेररिज्म का सफाया हुआ है धारा 370 के बाद। 370 से पहले 2008 में 7 में हम क्या चाहते हैं, आज़ादी के नारे लगते थे, पाकिस्तान का तिरंगा झंडा होता था लाल चौक में, आज इंडिया का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। एज ए इल्तिजा मुफ्ती मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये मोदी गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है? मैं कहाँ से स्टार्ट करूं और कहाँ से ख़त्म करूं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपका ओपिनियन नहीं है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्या कहती है। मतलब यहाँ टेररिज्म इतना ख़त्म हो गया कि पिछले 1 साल से अब हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप बीजेपी वाले इतना उनका सख्त दिल है कि आपने उनकी सैलरी तक बंद की है। कौन मार रहा है ये टारगेटेड किलिंग्स? कौन कर रहा है? सिविलियन किलिंग्स कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए, अगर टेररिज्म खत्म हो गया, विच इज़ रॉन्ग, जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो बढ़ गई है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अब मिलिटेंसी में जा रहे हैं, हु आर दीज पीपल? आर दे नॉट टेररिस्ट जो ये लोकल ये किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं? तो टेररिज्म कहाँ खत्म हुआ है? ऊपर से आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं। क्या ठीक हुआ है? जब 40% अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है, बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है, तो कहाँ से हालात ठीक हुए हैं? मतलब आपके काउंटर स्टेटमेंट को मुझे बताने में ही 10-10 मिनट लगेंगे, सो वॉट एवर यूर सेइंग फैक्चुअली इज ऑल इनकरेक्ट। वेदर इट्स टारगेटेड किलिंग्स, टेररिज्म बढ़ चुका है, रिक्रूटमेंट बढ़ रही है मिलिटेंसी रैंक्स में, कोई खुशहाली नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो रही नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने शुरू में कहा कि इलेक्शंस तक आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं होल्ड कर रहे हैं? आप तो कहते हैं यहाँ सब नॉर्मल है, क्योंकि बीजेपी को खुद पता है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो यहाँ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और मैं थक गई हूँ अब, ये जो इतनी जाहिर सी बात है हमें बार बार डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप युवाओं के लिए बीजेपी से बात करना चाहेंगे, या फिर मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आप एज ए युवा, क्योंकि मैं यूथ में आपको रिप्रेजेंट करूँगा, क्या आप युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए इस मंच से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं, या फिर अपनी जमात की बात को रखने के लिए बात कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों को शायद लगता है कि हमारे लिए बात करना, जब महबूबा जी बात करती है, मैं बात करती हूँ, आसान है। आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस डर और खौफ का माहौल जो बीजेपी यहाँ की मरकजी सरकार ने क्रिएट किया है, आप जब उसमें एक बात बोलते भी हैं इनके अगेंस्ट, आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, और 2019 से हम कीमत चुकाते ही आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं जम्मू आई 3 दिन पहले, यहाँ कैंडल लाइट विजिल किया एपटेक के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। इसलिए मेरे से जब तक हो सकता है, मैं जो यहाँ के सेक्शंस हो, वेदर इट्स यूथ, जम्मू के लोग हों, कश्मीर के, लद्दाख के भी, मुझे मौका मिलता है, मैं उनके लिए बात करने की कोशिश करती हूँ, और ये कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है अभी सारी आवाज़ों को दबा दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपके पास वक्त की कमी है, हम इस इंटरव्यू को और भी बढ़ाते, लेकिन हमारे साथ बातचीत कर रही थी इल्तिजा मुफ्ती जी, जिनसे कई सारे और भी अहम तरीन सवालात करने थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इन्हें जो है वो अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से। बहरहाल हमारा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा नौजवानों को लेकर कि नौजवानों की बात करने के लिए हमें फेस चाहिए, और जो फेस भी नौजवानों की बात करेंगे, हम उन फेस को ज़रूर यकीनन तौर पे सपोर्ट करेंगे। फ़िलहाल के तौर पे एक छोटी सी पेशकश थी डेली द स्क्रीन पे आमिर सुहेल के साथ।